देखिए अपन इसमें न्यूमेरिकल्स कर चुके थे। आंकिक जो प्रश्न थे वो अपन ने समतल में जो गति थी यानी किसी तल में होने वाली गति थी उसके आंकिक प्रश्न अपन ने वेक्टर वाले कर लिए थे, सदिश वाले, साथ साथ समतल में गति वाले भी कर लिए थे। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, वो है प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपन हैंड डाल रहे हैं इसमें प्रक्षेप्य गति, या इसे आप कह दीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? अगर अपन किसी वस्तु को कोई कोण बनाते हुए फेंक रहे हैं, अगर किसी वस्तु को कोई कोण बनाते हुए फेंकते हैं तो वस्तु कहलाती है प्रक्षेप्य और वस्तु की जो गति है वो कहलाती है प्रक्षेप्य गति और उसका जो पथ है वो पथ कहलाता है प्रक्षेप्य पथ। प्रक्षेप्य गति के अंदर अपन क्या देखते हैं कि वेग के दो घटक होंगे, क्योंकि किसी कोण के ऊपर वेग आ रहा है, वेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि जब किसी कोण पर होती है तो उसके दो घटक बनाए जाते हैं। यहां क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दो घटक होंगे। इनमें से क्षैतिज घटक जो है वो सदैव अपरिवर्तित रहता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक में समय के साथ क्या आता है? परिवर्तन आता है। वस्तु पर केवल mg बल कार्य करता है, इस वजह से उसमें ऊर्ध्वाधर त्वरण के रूप में गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी ay इज इक्वल टू स्मॉल g। स्मॉल g है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन क्षैतिज त्वरण इसका क्या होता है? शून्य होता है। अगर प्रक्षेप्य गति के उदाहरण अपन देखें तो देखिए कितने सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। धनुष से छोड़े गए तीर की गति, यह भी प्रक्षेप्य गति का एक एग्जाम्पल है। तोप से दागे गए गोले की गति, बंदूक से दागी गई गोली की गति, वायुयान से बम वर्षक विमान से गिराए गए बम की गति, हेलीकॉप्टर से गिराए गए भोजन के पैकेट की गति, ये सब प्रक्षेप्य गति के क्या है? एग्जाम्पल्स है। प्रक्षेप्य गति का वर्णन करने से पहले अपन ये ध्यान रखते हैं कि प्रक्षेप्य गति में वायु के प्रतिरोध को क्या माना जाता है? नगण्य माना जाता है, उसको शामिल नहीं करते हैं, अन्यथा उसकी स्थितियों में क्या आ जाएगा? परिवर्तन, जिसको अपन लास्ट में लिखेंगे इस पॉइंट को। तो देखिए सबसे पहले अपन इसको परिभाषित करें कि प्रक्षेप्य गति है क्या। तो प्रक्षेप्य गति की परिभाषा क्या कह सकते हैं? जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह या उसके अति निकट बिंदु से जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह या उसके अति निकट बिंदु से क्षैतिज के साथ कोण बनाते हुए जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह या उसके अति निकट बिंदु से क्षैतिज के साथ कोण बनाते हुए हवा में फेंका जाता है, कोण बनाते हुए हवा में फेंका जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह या उसके अति निकट बिंदु से क्षैतिज के साथ कोण बनाते हुए हवा में फेंका जाता है तो वस्तु की गति प्रक्षेप्य गति। तो वस्तु की गति प्रक्षेप्य गति। वे वस्तु की गति प्रक्षेप्य गति,
वे वस्तु प्रक्षेप्य कहलाती है। वे वस्तु प्रक्षेप्य कहलाती है तथा वस्तु का पथ प्रक्षेप्य पथ तथा वस्तु का पथ प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। अब देखिएगा प्रक्षेप्य गति के अपन उदाहरण देखें, क्या क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं। देखिए, धनुष से छोड़े गए तीर की गति, फेंके गए भाले की गति, फेंके गए भाले की गति, बंदूक से दागी गई गोली की गति, बम वर्षक विमान से गिराए गए बम की गति, हेलीकॉप्टर से गिराए गए भोजन के पैकेट्स की गति इत्यादि। ये सब प्रक्षेप्य गति के क्या है, उदाहरण है। भाई, जब बाढ़ पीड़ितों के लिए हेलीकॉप्टर से भोजन के पैकेट गिराए जाते हैं तो उस भोजन के पैकेट की जो गति होती है वो गति होती है प्रक्षेप्य गति। अब देखो, प्रक्षेप्य जो गति होती है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या पॉइंट अपन इसमें लिख सकते हैं। ये तो अपन इसके एग्जांपल देख लिए। ध्यान रहिए कैसी गति है, यह द्विविमीय गति है। तो देखो अपन लिख सकते हैं प्रक्षेप्य गति द्विविमीय, टू डायमेंशन, द्विविमीय गति है जिसमें केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेप्य गति द्विविमीय गति है जिसमें केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में नियत गुरुत्वीय त्वरण, ऊर्ध्वाधर दिशा में नियत गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी वेक्टर उपस्थित रहता है। केवल स्मॉल जी वेक्टर क्या रहता है, उपस्थित रहता है। इसके अलावा अपन और क्या कह सकते हैं कि जो प्रक्षेप्य गति होती है इसमें केवल ऊर्ध्वाधर बल mg कार्य करता है और इसी कारण से इसमें ऊर्ध्वाधर त्वरण तो है गुरुत्वीय त्वरण के रूप में, लेकिन क्षैतिज त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। तो ये पॉइंट अपन इसका नोट कर लें तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य गति में केवल
प्रक्षेप्य गति में केवल ऊर्ध्वाधर बल mg वेक्टर, यानी कि जो भार होता है वस्तु का, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से गुरुत्वीय बल, प्रक्षेप्य गति में केवल ऊर्ध्वाधर बल mg वेक्टर प्रक्षेपित वस्तु पर, mg वेक्टर प्रक्षेपित वस्तु पर लगता है। तो देखिए, प्रक्षेप्य गति में केवल ऊर्ध्वाधर बल mg वेक्टर प्रक्षेपित वस्तु पर क्या होता है, लगता है। यही कारण है कि इसमें क्षैतिज त्वरण ax इजिकल टू 0 होता है। यही कारण है कि इसमें क्षैतिज त्वरण ax इजिकल टू 0 होता है। ये याद रखना भाई, ये काम आएगा न्यूमेरिकल्स हल करते वक्त कई जगह। यही कारण है कि इसमें क्षैतिज त्वरण ax वेक्टर इजिकल टू क्या होता है, 0 होता है। और यूं कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर जो त्वरण होता है ay, वो किसके इक्वल होता है भाई, g, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के तुल्य होता है। क्षैतिज त्वरण तो इसका क्या होता है, 0 होता है। और वेग का जो क्षैतिज घटक होता है वो अपरिवर्तित रहता है, और ऊर्ध्वाधर घटक समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो एक बार ये जनरल पॉइंट आप इसके नोट करें, और ये भी ध्यान रखें कि मैंने क्या बताया कि प्रक्षेप्य गति में वायु के प्रतिरोध को क्या माना गया है, नगण्य माना गया है। और उसको नगण्य मानने के आधार पर ही अपन ने क्या करिए, इसमें डेरिवेशंस करेंगे। तो देखो, जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने जान लिया है। अब मेन काम अब इसका अब शुरू होगा, जहां अपन इसकी डेरिवेशंस, जो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, उनकी अपन चर्चाएं इसके अंदर करेंगे और उनको जानेंगे। देखिए भाई, इसके अंदर मैंने क्या बताया, और ए वाई इजिकल टू क्या होता है, 0। क्षैतिज त्वरण तो 0 होता है, और ऊर्ध्वाधर जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के क्या होता है, तुल्य होता है। इसमें ये पॉइंट भी मैं बता दूं कि वेग का क्षैतिज घटक सदैव इसमें अपरिवर्तित रहता है, अर्थात क्या रहता है, नियत रहता है। और ऊर्ध्वाधर घटक समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो ये पॉइंट भी अपन इसका नोट कर लें। वेग का क्षैतिज घटक, ux इजिकल टू ये होगा कोस थीटा, ux इजिकल टू यू कोस थीटा, सदैव नियत रहता है। वेग का क्षैतिज घटक ux इजिकल टू यू कोस थीटा सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। जबकि ऊर्ध्वाधर घटक, uy इजिकल टू यू साइन थीटा, क्षैतिज घटक ux इजिकल टू यू कोस थीटा सदैव नियत रहता है। जबकि ऊर्ध्वाधर घटक uy इजिकल टू यू साइन थीटा गुरुत्वीय त्वरण के साथ बदलता है, यो कह सकते हैं समय के साथ बदलता है। जबकि ऊर्ध्वाधर घटक uy इजिकल टू यू साइन थीटा समय के साथ बदलता है। ये लीजिए, ये पॉइंट अपन ने लिख लिए हैं। अब अपन इसमें देख लें कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल कितने हैं, यानी प्रक्षेप्य गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। फिर अपन उसको एक एक करके उनका अपन वर्णन करेंगे। देखिए, अब अपन इसमें बात करें टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो देखो कौन कौन से टाइप्स होंगे।
टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला है, इसे अपन कहते हैं तिर्यक प्रक्षेप्य गति। तिर्यक प्रक्षेप्य गति, तिर्यक प्रक्षेप्य गति। तिर्यक प्रक्षेप्य गति में है क्या? जैसे मान लिया मैंने किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से कोई कोण बनाते हुए फेंका और ये वस्तु यूं आकर के यहां धरातल पर आके गिर जाती है, इस तरह के, ये इस पथ को फॉलो करते हुए, तो ये कहलाएगी तिर्यक प्रक्षेप्य गति। वही x और y के अक्षों के बीच में क्या होगी? इसकी गति होगी। दूसरी जो गति होती है वो है क्षैतिज प्रक्षेप्य। क्षैतिज प्रक्षेप्य। क्षैतिज प्रक्षेप्य में क्या है? जैसे कोई ऊंची इमारत है, कोई मीनार है, कोई बिल्डिंग है, यहां से अपन ने किसी वस्तु को फेंका, आपने या तो वस्तु को आपने यूं फेंका या फिर आपने वस्तु को इस तरह से फेंका और ये वस्तु नीचे धरातल पर आकर के क्या होती है? गिर जाती है। इस तरह से इस पथ का अनुसरण करते हुए अगर इस तरह से वस्तु अगर आकर के गिर रही है, यूं देखो, तो इस तरह की जो गति है ये कहलाती है क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। और तीसरा जो प्रक्षेप्य का प्रकार है वो है किसी नत समतल पर गति, यानी इनक्लाइन प्लेन के ऊपर गति। नत समतल पर देखिए, जैसे किसी कोण पर झुका हुआ ये कोई तल है, इंक्लाइन प्लेन कहलाएगा, नत तल कहलाएगा। इसका ये एंगल क्या है? थीटा है, सॉरी अल्फा है। अगर यहां से आपने किसी वस्तु को फेंका और ये वस्तु इस तरह से यहां इसके ऊपर जाकर के गिर रही है, ये आपने किसी एंगल से फेंका और यूं आके गिर रही है, तो ये गति कहलाएगी नत समतल पर गति। तो देखिए 3 प्रकार की प्रक्षेप्य गति है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में। इनमें से ये वाली जो गति है ये तो अपनी बुक में डिटेल से दी हुई है, यानी सारी डेरिवेशन अपने पास दी हुई है। और ये जो क्षैतिज प्रक्षेप्य गति है इसको न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो यानी इसको भी अपन को पढ़ना जरूरी है। अगर अपन ने क्षैतिज प्रक्षेप्य गति नहीं पढ़ी तो इस पर आधारित क्वेश्चन अपन कर नहीं पाएंगे। टॉपिक के रूप में तो दिया हुआ नहीं है बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं भाई, और उन क्वेश्चन को हल करने के लिए अपन इसके क्या करेंगे? फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ये अपने कोर्स में दे नहीं रखा है, इसलिए इसकी अपन चर्चा करेंगे नहीं। मोस्टली इसकी सारी डेरिवेशन करेंगे और इसकी सिंपल डेरिवेशन से उनको भी अपन देखेंगे, यानी ये 2 टॉपिक अपन को मेनली देखने हैं। और मैक्सिमम क्या, लगभग सारे ही 99% न्यूमेरिकल्स इन 2 पर ही हैं, इस पर और इस पर, इन 2 ही गतियों पर मैक्सिमम क्या है? न्यूमेरिकल्स हैं। अब अपन इसमें चर्चा करेंगे सबसे पहले तिर्यक प्रक्षेप्य गति की, कि तिर्यक प्रक्षेप्य गति है क्या और इसमें क्या फॉर्मूले बन रहे हैं, कैसे कैसे हैं, उनको अपन अब समझेंगे। देखो देखिए, अब अपन इसमें शुरुआत करने जा रहे हैं तिर्यक प्रक्षेप्य गति की। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, प्रक्षेप्य गति का सामान्य मतलब ही तिर्यक प्रक्षेप्य गति है। अगर प्रक्षेप्य गति की समीकरण पूछी जाए तो आपको तिर्यक प्रक्षेप्य गति की समीकरण निकालनी है। परास पूछी जाए या उड्डयन काल पूछा जाए, यानी फ्लाइट ऑफ टाइम पूछा जाए, तो ये जो रेंज वगैरह पूछी जाए ये सब आपको तिर्यक प्रक्षेप्य गति की निकालनी, यानी कि नॉर्मली अपन जो तिर्यक प्रक्षेप्य गति है उसी को अपन प्रक्षेप्य गति के नाम से क्या है? जानते हैं। तो देखिएगा, इसको अपन जाने। यहां मैं इस तरह से ले रहा हूं, ये x y और ये मूल बिंदु है। यहां से मैंने किसी वस्तु को किसी एंगल से फेंका है और ये वस्तु यहां धरातल पर आकर के क्या होती है? गिर जाती है। तो इस पे गौर कीजिएगा, मैंने वस्तु को किसी एंगल थीटा से फेंका है, यहां से जो धरातल से जो कोण बनाया गया है क्षैतिज अक्ष के साथ एंगल क्या है? थीटा है, और वेग है उसका u वेक्टर, यानी कि
प्रक्षेपण जो वेग है उसको मैं u वेक्टर से शो कर रहा हूं। ध्यान रहे, बुक के अंदर इसको v नोट से लिया है, मैं इसको u नोट से ले रहा हूं। आप सिंबल अपनी तरफ से ले सकते हैं अपनी सुविधानुसार। और यहां से एंगल क्या लिया है, मैंने थीटा लिया है, बुक में इसको थीटा नोट से ले रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिएगा, यहां मैंने इसको u वेक्टर वेग से फेंका है। तो देखिए, अगर मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं तो यहां ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहां ये डिस्टेंस इतनी कवर कर रहा है। तो ये जो नीचे वाली डिस्टेंस है ये तो क्षैतिज डिस्टेंस हो गई, और ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ये कैसी हो गई, y हो गई। बिल्कुल एग्जैक्टली यही होगा। अब जो वेग v वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट्स अपने पास बन जाएंगे। जो क्षैतिज घटक होगा ux इज इक्वल टू होगा u cos थीटा। ये आपको पता है कि थीटा के साथ वाला घटक क्या होगा, cos होगा, ये अपन सदिश में पढ़ चुके हैं। और बचा हुआ दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक uy इज इक्वल टू क्या होगा, u sin थीटा होगा। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये हो गया। जितनी अधिकतम जो हाइट पालेगा ये कहलाएगी इसकी अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H वेक्टर। और जितनी दूर जाकर के ये प्रक्षेप पे जाकर के गिरेगा ये प्रक्षेप्य बिंदु से, ये कहलाएगी इसकी क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगी। यहां ये अपन ने देख लिया है। अब देखिएगा क्या क्या अपन किस किस को क्या क्या कह सकते हैं वो चीज देखिएगा। यहां पर जो O है, ये जो बिंदु O है इसको अपन कहेंगे प्रक्षेपण बिंदु, या यूं कह दीजिए आप इसे कि प्रक्षेपण बिंदु कौन सा है। देखो, प्रक्षेपण बिंदु वो कौन सा है, O। ये प्रक्षेपण बिंदु हो गया। अगर प्रक्षेपण कोण की बात की जाए तो देखो भाई, प्रक्षेपण कोण, तो प्रक्षेपण कोण मैंने क्या लिया है, यहां पर थीटा लिया है। फिर प्रक्षेपण वेग, प्रक्षेपण वेग ये मैंने लिया है u। फिर देखो क्षैतिज घटक वेग का, यानी कि वेग u के दो घटक हैं। पहला है क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक ux इज इक्वल टू u cos थीटा। दूसरा है इसका ऊर्ध्वाधर घटक uy इज इक्वल टू u sin थीटा। ये लो, क्षैतिज घटक ux इज इक्वल टू u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक uy इज इक्वल टू क्या है, u sin थीटा। ये वेग के अपन ने घटक ले लिए हैं। अब अपन इसमें एक एक डेरिवेशन को अपन सोल्व करेंगे। देखो, पहली जो डेरिवेशन अपन निकालेंगे, ये डायग्राम आपके क्लियर होना चाहिए। ये अधिकतम ऊंचाई हो गई, ये क्षैतिज परास हो गई, ये x वाली डिस्टेंस हो जाएगी इधर की, ये क्या हो जाएगी, y वाली डिस्टेंस हो गई। यानी कि इससे तो मैं कह सकता हूं y यहां से यहां तक का, और यहां से तक क्या हो गया, ये x हो गया। अब देखिए, अब अपन इसमें डेरिवेशन शुरू करते हैं, उन पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा डेरिवेशन पे। ये तो मैंने जनरल पॉइंट आपको इसमें लिख दी है। अब देखिए, प्रक्षेप्य गति के ये जनरल पॉइंट अपन ने पढ़ लिए हैं, एग्जाम्पल्स अपन ने जान लिए हैं, इसकी शर्त भी मैंने बता दी कि वायु का प्रतिरोध कैसा मानना है, अपन को इसमें नगण्य मानना है। अब एक एक पॉइंट की मैं इसमें बात कर रहा हूं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले मैं इसके अंदर डेरिवेशन कर रहा हूं वो है प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण, या मैं इसे कह सकता हूं x व y में संबंध, x व y में संबंध। तिर्यक प्रक्षेप्य के सभी संबंधों के लिए, सभी डेरिवेशन के लिए अपन इसी एक डायग्राम को काम में लेंगे, इसलिए अपन इसको बनाए रखेंगे। तो देखिए भाई, यहां ये जो डिस्टेंस है ये तो हो गई है मेरे पास x, और यहां ये इतनी क्या बन गई है, y। ये लो, तो मैं क्या कह सकता हूं, x और y में क्या ले रहा हूं, मैं संबंध ले रहा हूं। मैंने ये मान लिया कि स्मॉल t समय पश्चात, स्मॉल t समय पश्चात प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी तो क्या है, x है। जैसे मान लो इस बिंदु की बात कर रहा हूं मैं, कोई पॉइंट यहां पर आ गया, मैं इस पॉइंट की अगर बात कर रहा हूं तो इसके कोऑर्डिनेट जो x और y हैं, इन x और y की अगर मैं बात करता हूं तो t समय पश्चात x में तो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, उसने x कर ली, सॉरी t समय पश्चात x अक्ष में तो x डिस्टेंस कवर कर ली, और y में कितनी कर ली, y डिस्टेंस कवर कर ली। तो मैं कह सकता हूं स्मॉल t समय पश्चात प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी तो मैं क्या मान लेता हूं, y, और क्षैतिज दूरी क्या है, मान लेता हूं मैं x है। तो देखो, स्मॉल t समय पश्चात
प्रक्षेप्य द्वारा, स्मॉल टी समय पश्चात प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, तय की गई क्षैतिज दूरी x, तय की गई क्षैतिज दूरी क्या मान ली मैंने, मान ली x, वे ऊर्ध्वाधर दूरी y हो तो, देखिए भाई, अगर क्षैतिज दूरी तो मैंने क्या मान ली x है और ऊर्ध्वाधर दूरी को मैंने क्या मान लिया y है, तो मुझे तो क्या करना है, इस x और y में क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो पहले मैं बात करूंगा x अक्ष के लिए, फिर बात करूंगा y अक्ष के लिए। मुझे दूरी और समय के मध्य संबंध चाहिए, और याद कीजिए दूरी और समय के मध्य किसी तल में गति की जो समीकरण थी वो क्या थी, x अक्ष के लिए क्या थी, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो देखिएगा, हो तो पहले मैं अगर बात करूं x अक्ष के लिए, ध्यान देंगे आप यहां पर, x अक्ष के लिए क्या समीकरण बनेगी, x इज इक्वल टू यू एक्स टी, समतल में गति में समीकरण बना चुके हैं, और यह भी एक तल में होने वाली क्या है, गति है, प्रक्षेप्य गति, क्योंकि x और y के मध्य होने वाली गति है ये। तो देखो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। अब ध्यान रहे कि यहां पर जो ए एक्स है इसका मान क्या होता है, 0, क्योंकि ये पॉइंट अपन शुरू में लिख चुके कि प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज अक्ष पर जो अपन त्वरण लेंगे वो क्या होगा, 0, क्योंकि इसमें केवल ऊर्ध्वाधर बल ही क्या है, कार्यरत है। और ऊर्ध्वाधर त्वरण के रूप में क्या आएगा, इसमें स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, जो भी कैसा लेंगे अपन, ऊपर जाने पर नेगेटिव, नीचे आने पर पॉजिटिव। तो अब देखो x अक्ष के लिए x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, चूंकि ए एक्स इज इक्वल टू 0 एवं यू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यू कोस थीटा, क्योंकि क्षैतिज घटक यू एक्स इज इक्वल टू क्या है, यू कोस थीटा है। तो मैं इस समीकरण को ऐसा भी लिख सकता हूं। तो देखिए, इसलिए x इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू तो मैंने ले ली है यू कोस थीटा, और ये आ गया है t प्लस हाफ 0 t का स्क्वायर। तो देखिए पूरी समीकरण को कैसा लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू यू कोस थीटा t। तो इस समीकरण से t इज इक्वल टू एक्स अपॉन में यू कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये आ गई है। अब अगर मैं इसी प्रकार y अक्ष की बात करूं तो देखिएगा y अक्ष के लिए कैसा बनेगा समीकरण, y अक्ष के लिए, ये तो x अक्ष के लिए निकालिए अपन समीकरण, अब किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, y अक्ष के लिए। तो देखिए x के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। ये लो, इससे अगर अपन देखें तो आप गौर कीजिएगा, वही इसी तरह से, चूंकि यू वाई का मान तो क्या होगा, यू साइन थीटा होगा, और ए वाई का मान क्या लेंगे अपन, माइनस में जी लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि वस्तु जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को माइनस में लेते हैं, और ऊपर से नीचे आने पर त्वरण क्या लेते हैं अपन, प्लस में लेते हैं। तो देखिएगा, चूंकि ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी एंड यू वाई इज इक्वल टू यू क्या है, साइन थीटा, यहां मेरे पास ये समीकरण आ गई है। और एक चीज और, यहां मैं इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे रहा हूं, और यहां मैं इसे कह देता हूं समीकरण नंबर 2। तो देखिएगा भाई, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी एंड यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और टी का मान किससे रख देंगे अपन इसमें, समीकरण 1 से, टी का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। यहां तक आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे साफ करके इसमें आगे के स्टेप्स को और लिखता हूं। देखो यह इस डायग्राम को मैं यहां बना देता हूं ताकि अपने लिए स्पेस थोड़ा सा और हो जाए। चलो इस डायग्राम को मैं एक बार वापस से इस ओर बनाता हूं ताकि आपके लिए बोर्ड पर थोड़ी सी जगह बन जाए। देखिएगा,
वापिस से देखें आप इस पे, देखिए ये है एक्स अक्ष के लिए, ये मैंने ले लिया है वाई मूल बिंदु है। यहां से किसी वस्तु को आपने फेंका है कोई कोण बनाते हुए और वस्तु यहां आकर के गिरती है, ये प्रक्षेपण बिंदु ओ हो गया। और यहां से आपने उसको प्रक्षेपित जिस वेग से किया है वो है यू वेक्टर वेग से, और प्रक्षेपण कोण क्या है, थीटा है। इस यहां जो जितनी अधिकतम हाइट, जो मैक्सिमम जो ऊंचाई आ जाएगी वो ये है, ये एच आ गई। जितनी दूर जाकर के वस्तु गिरेगी धरातल पर ये कहलाएगी इसकी क्षैतिज परास आर। यही मैंने पहले भी कहा था। अब देखिएगा, मुझे एक्स और वाई के बीच में संबंध चाहिए था। जैसे मान लिया कि मैं किसी बिंदु, इसकी बात कर लेता हूं, ये कोई बिंदु पी है, तो ये कितनी दूरी चल रहा है क्षैतिज के अंदर, ये एक्स दूरी हो गई, और ऊर्ध्वाधर में कितनी दूरी तय कर रहा है, ये मैंने मान ली कितनी है, वाई है। तो मैं x और y के मध्य क्या निकाल रहा हूं, संबंध निकाल रहा हूं। इस वेग u वेक्टर का जो क्षैतिज घटक है ux वो है u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर जो घटक है uy इज इक्वल टू ये है u sin थीटा। ये लीजिए, यही अपन ने वापिस से उसको बना दिया है ताकि अपने पास यहाँ इतनी जगह यहाँ आ जाए। अब आप इधर गौर कीजिएगा, यहां पर मैं ay का मान, uy का मान और t का मान समीकरण में किस में रख रहा हूं, 2 में। तो देखिए पहले तो इसको साफ कर लें अपन। देखिएगा भी, इसलिए y इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू क्या रखेंगे आप, यू साइन थीटा, फिर उसके बाद ये t है ये, फिर ए वाई की वैल्यू क्या रखेंगे आप, माइनस जी। तो ये हो जाएगा, देखो माइनस में हो जाएगा हाफ, ए वाई की जगह माइनस जी रखते ही माइनस में हो गया ये जी। फिर आ जाओ आप, इसके बाद t का स्क्वायर है, ये लो इक्वेशन नंबर ये हो गई मेरे पास थर्ड। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से t का मान समीकरण 3 के अंदर क्या करूंगा, मैं स्थापित कर दूंगा। तो देखो समीकरण 1 से स्मॉल t का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर इसमें अपन ये मान रखते हैं तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा। देखिए t की वैल्यू क्या है, x अपॉन में u cos थीटा, x अपॉन में u cos थीटा माइनस हाफ, g को g रहने दें। अब देखिए t का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जो स्टेप्स कट रही हो पहले आप उन्हें कैंसिल कीजिए, u से u कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन में कोस क्या बन गया है भाई, मेरे पास टेन बन गया है। तो देखिए मैं इसे कैसे ले सकता हूं, y इज इक्वल टू एक्स, या यूं कह सकता हूं मैं इसे, यूं भी कह दो, देखो एक ही बात है, y इज इक्वल टू साइन अपॉन में कोस क्या बन गया भाई, टेन थीटा, फिर ये x है ये माइनस, इसी इक्वेशन को मैं देखो इस तरह से अरेंज कर रहा हूं, माइनस हाफ g अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये लो, और ये है एक्स स्क्वायर। इस समीकरण को आप इस तरह से लिख सकते हैं, और ये समीकरण नंबर आ गई है 4, ये इक्वेशन 4। अब आप इस समीकरण नंबर जो 4 मेरे पास आई है, इस इक्वेशन 4 में एक चीज आप नोट कीजिए,
एक चीज आप अगर नोट करें तो आप देखेंगे कि y के ऊपर तो घात सिंगल है, एक घात है, लेकिन x के ऊपर पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, यानी डबल पावर है। अर्थात एक राशि तो एक घाती आ रही है और एक राशि द्विघाती आ रही है। अगर ऐसा आता है तो अपन यो कह सकते हैं कि ये एक परवलय की क्या है, समीकरण है। तो अपन यो एक लाइन इसको यो भी कह सकते हैं। अर्थात स्पष्ट है कि परवलय का यानी कि जो प्रक्षेप का जो पथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक यानी कि परवलयिक होगा। तो देखिए समीकरण 4 परवलय की समीकरण y इज इक्वल टू ax प्लस बी स्क्वायर के अनुरूप है, या यो भी कह सकते हैं y एक घाती है और x कैसा है, द्विघाती है। अतः प्रक्षेपे का पथ परवलयिक या कह सकते हैं पैराबोलिक परवलयिक या पैराबोलिक होता है। यहां अपन ने इसकी प्रक्षेपे के पथ की समीकरण निकालनी है, इसे आपको ध्यान रखना। इसी समीकरण को परास और रेंज के रूप में निकाल सकते हैं अपन, आगे भी और इस डेरिवेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु अपने एक बुक के अंदर इतना दे नहीं रखा है, इसलिए अपन इससे आगे की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जितना अपनी बुक में दे रखा है उतना ही अपन ने इसको कर लिया है। अब इसके बाद देखिए नंबर 1, पहला अपन ने निकाला है प्रक्षेपे के पथ का समीकरण, यानी x और y में संबंध, जो अपन ने क्लियर कर लिया है कि किस प्रकार का रिलेशन है। अब सेकंड अपन पढ़ेंगे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, यानी यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा कि प्रक्षेपे को। एक एक पॉइंट की अपन डेरिवेशन कर रहे हैं। एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन से हाफ ईयरली एग्जाम्स हो या एनुअल एग्जाम्स हो, इसमें से क्वेश्चन अक्सर आ ही जाता है।